गंगा गौरव के इस सफर पर हम मिलेंगे कुछ ऐसे व्यक्तियों से जिनका जीवन किसी मिसाल से कम नहीं और जिनके वजूद के बिना शायद हम नहीं। एक ऐसे समय में जब चारों ओर समाज की बदलती परिस्थिति लेखकों की तृष्णा शांत कर रही थी, तब एक ऐसी स्त्री जिसने अपनी कविताओं और लेखन की पंक्तियों के द्वारा दिखाया समाज को एक नया आईना। उषा किरण खान गंगा गौरव में आज रूबरू उसी कवित्री से। उषा जी समकालीन लेखकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं उनके बहुत ही निकट सहचरी सखी सहेली में से हूँ। कभी भी उन्होंने अपने बड़प्पन का एहसास हम लोगों को नहीं होने दिया। साहित्यकारों का मेरे घर में काफ़ी आना जाना था, बड़े बड़े साहित्यकारों का, बेनीपुरी जी का, दिनकर का, आरसी प्रसाद सिंह का, नागार्जुन का। तो इस सब को देख करके तो रात दिन मैं कविताओं और कहानियों के माहौल में रहती थी। तो मेरे मन में स्वाभाविक रूप से उपज गया होगा, ये मैं भी नहीं समझ पाती हूँ, लेकिन उपज गया होगा, ये इच्छा जग गई होगी। तो मैंने सोचा कि मुझे भी कवि और लेखक बनना चाहिए। नमस्कार। जिस घर के कोने कोने में गांधीवादी आदर्शों का प्रवाह बहता हो, जहां लेखकों और कवियों का आए दिन जमघट लगता हो, उस घर की संतान भला साहित्य से कैसे दूर रह पाती? प्रेरणा तो लोग आगे जाके देता है, लेकिन बचपन से कुछ न कुछ लोगों के अंदर भीतरी इंस्टिंक्ट होता है। जैसे मान लीजिए हर बच्चा बचपन में श्लोक सुनता है, कहानियाँ सुनता है अपनी नानी से, दादी से, माँ से या आसपास के माहौल से, लोगों से। अब बच्चे पर निर्भर करता है कि वो कहानी को अपने दिल में बसाता है या कहानी के गणित को। तो मैंने जरूर कहानी को ही मन में बसाया होगा, जो आगे जा कर के मुझे लगा कि मुझको वो लिखना चाहिए। और मेरे इर्द गिर्द लेखकों का जमावड़ा था, क्योंकि मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, आश्रम नुमा जगह में हम लोग रहते थे। तो ऐसे स्थान पर बहुत सारे, पहले जब आज़ादी की लड़ाई हो ही रही थी या तुरंत देश आज़ाद हुआ था, उस वक्त सभी लोग एक साथ थे, साहित्यकार और राजनेता। आज की तरह अलग अलग नहीं होते थे। तो साहित्यकारों का मेरे घर में काफ़ी आना जाना था, बड़े बड़े साहित्यकारों का, बेनीपुरी जी का, दिनकर का, आरसी प्रसाद सिंह का, नागार्जुन का। तो इस सब को देख करके तो रात दिन मैं कविताओं और कहानियों के माहौल में रहती थी। तो मेरे मन में स्वाभाविक रूप से उपज गया होगा, ये मैं भी नहीं समझ पाती हूँ, लेकिन उपज गया होगा, ये इच्छा जग गई होगी। तो मैंने सोचा कि मुझे भी कवि और लेखक बनना चाहिए। उषा किरण जी ऐसे ही परिवेश में पली बड़ी और इसीलिए साहित्य की ओर रुचि उन्हें बचपन से ही विरासत में मिली। जब साहित्य के क्षेत्र में पुरुषों का बोलबाला था, ऐसे में हिंदी और मैथिली साहित्य में क्या उषा किरण जी के लिए अपना स्थान बनाना आसान रहा होगा? चलिए जानते हैं। लेखिका बनने में सबसे बड़ी कठिनाई तो परिवार होता है, जो कि कठिनाई वो पैदा नहीं करता है, लेकिन चूँकि आप परिवार में हैं तो पहले परिवार देखिएगा, उसके बाद लिखिएगा। आपके घर में बुजुर्ग भी होते हैं और बच्चे भी होते हैं, तो बुजुर्ग को भी आपकी मांग है और बच्चों को भी आपकी मांग है। तो आप जो हैं वो पहले तो उनकी जो मांगे हैं उनको पूरी करेंगे, फिर लिखेंगे। तो ये सब छोटी मोटी बाधाएं हैं, जिन बाधाओं को अगर लेखक चाहे तो पार कर सकता है, जैसा कि मैंने किया। यही बाधा, उसके अलावा जो मान लीजिए 2-3 बाधाएं जनरली लोगों को होती हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कहानी लिख रहे हैं, भेज रहे हैं, वहाँ छप नहीं रही है, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। मैंने जब लिखा और भेजा तो वो ज़्यादा पहली कहानी ही स्वीकृत हो गई और उसके बाद मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। तो इस तरह की कोई बाधा नहीं आई। घर में जब बच्चे बड़े हो गए, स्कूल जाने लग गए, तो मुझे कोई बाधा नहीं आई। अगर साहित्यकार होना उषा किरण जी के व्यक्तित्व का एक हिस्सा था, तो इतिहासकार होना उनके व्यक्तित्व का दूसरा हिस्सा था। साथ ही साथ उषा किरण जी
सफर मायने नाम के एक थिएटर ग्रुप का नेतृत्व भी करती थी। हिंदी बनने के पहले मैथिली थी। मैथिली हिंदी की एक सहायक भाषा है, सहयोगी भाषा। हिंदी जो बनी उसमें मैथिली का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए आप मैथिली को ये नहीं कह सकते हैं कि कम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। 7 करोड़ लोग मैथिली भाषी हैं, ये कम नहीं है, किसी भी बड़े देश से ज़्यादा है। मिथिला पूरा राज्य है और उस राज्य को भले मान्यता नहीं है लेकिन है तो मिथिला राज्य। मैथिली की अपनी भाषा है, अपना व्याकरण है। मैथिली में कवि विद्यापति हैं, चंडीदास हैं, तो ऐसे मैथिली के लिए कैसे कह सकते हैं कि कम लोग हैं? ऐसा नहीं है। लेकिन तब आप कहेंगे कि मैंने हिंदी में ज़्यादा लिखा, मैथिली में उतना नहीं लिखा। लेकिन मैंने मैथिली चूँकि मेरी मातृभाषा है तो मुझे लगा कि ये मेरा दायित्व है कि मैं अपनी मातृभाषा जिसका अपना साहित्य है उस साहित्य में कुछ अपनी ओर से योगदान करूं। उषा किरण जी अपनी कामयाबी का श्रेय पूरी तरह से देती है बाबा नागार्जुन को, जिनके लेखन से, व्यक्तित्व से, सोच से ही प्रेरणा पाकर उन्होंने कविताओं को समझना शुरू किया। उषा किरण जी पहली कवित्री और लेखिका हैं जिन्होंने ग्रामीण जीवन से जुड़ी सुख दुख की व्याख्या अपने लेखन में किया। नागार्जुन हमारे पिता के मित्र थे और मेरे पिता की उम्र अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हो गई। मैं भी बहुत छोटी थी, सबसे बड़ी हूँ अपने घर में, फिर भी मैं मुश्किल से 11-12 साल की रही होंगी। तो दुर्घटना में मेरे पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद नागार्जुन हमारे यहाँ एक तरह से नैतिक समर्थन हमारा दिया, हमारी माँ का और हम लोगों का, हमारे भाइयों का। तो एक तो उनके साथ घरेलू रिश्ता था, तो कोई रिश्ता नहीं समझिए लेकिन घरेलू, और तो संवेदनशील व्यक्ति थे। हमारे पिता की जगह पर हमने उन्हें माना। तो साहित्यकार थे, तो मेरे मन में तो जब बीज था अंदर, नागार्जुन के खाद पानी से वो बीज वृक्ष हो गया। इस तरह से नागार्जुन की प्रेरणा मिली मुझको। बाबा नागार्जुन की पैनी दक्षता, समाज को टटोलने की ताकत और समाज और लोगों को करीब लाने का कौशल, ये सब उषा किरण जी ने उनसे सीखा। और फिर शुरू हुआ लेखन का ऐसा दौर कि एक के बाद एक कहानियां, उपन्यास और कविताएं बस छपती ही चली गई। संस्कृति का कल्पतर, कंचाही बांस, विवश विक्रमादित्य, अनुत्तरित प्रश्न, डूब धान, गीली पंख, कासवान, जन्म अवधि, घर से घर तक और न जाने कितनी ही उनके लिखे नाटक भी बेहद प्रचलित हैं। हीरादोम, भुशकौल बाला, फागुन और भी बहुत सारे। उषा किरण जी की लिखी मैथिली उपन्यास हसीना मंजिल 3 बार साहित्य अकादमी अवार्ड के लिए नामांकित हुई है। इस उपन्यास को हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और बांग्ला में ट्रांसलेट भी किया गया है। और यही नहीं, इस उपन्यास पर आधारित दूरदर्शन पर एक सीरियल का निर्माण भी हुआ है। मैंने जो हिंदी में भी कहानियां या उपन्यास लिखे हैं वो आमतौर पे मिथिला क्षेत्र ही उसका केंद्र रहा है। नागार्जुन ने भी जितने उपन्यास लिखे हैं, कविताएं, वो पूरे भारत के लिखे हैं, लेकिन उनका एक भी उपन्यास ऐसा नहीं है जो उन्होंने मिथिला से दूर जाके लिखा होगा। तो चाहे वो मैथिली में उन्होंने लिखा है तो या हिंदी में लिखा है, तो सारे उपन्यास नागार्जुन ने मिथिला क्षेत्र को ही केंद्र में रखा है। और मेरे भी अधिकतर उपन्यास मिथिला को ही केंद्र बना के लिखे गए हैं। तो इस तरह से नागार्जुन के लेखन से मैं प्रभावित हूँ, प्रेरित हूँ। उषा किरण जी अपने व्यक्तित्व के हर रूप के लिए कई बार पुरस्कृत की गई हैं। 2011 में उषा किरण जी को साहित्य अकादमी अवार्ड से पुरस्कृत किया गया उनके मैथिली उपन्यास भामती एक अविस्मरणीय प्रेम कथा के लिए। 2012 में उषा किरण जी को उनके साहित्यिक योगदान के लिए कुसुमांजलि फाउंडेशन ने साहित्य सम्मान से नवाजा।
साहित्य अकादमी अवार्ड मुझको भामती में मिला, जो कि मैथिली का उपन्यास है। और मैं हिंदी में भी लिखती हूँ, लेकिन मुझे मैथिली के उपन्यास के लिए ही साहित्य अकादमी मिला। भामती 10वीं शताब्दी की कहानी है। 10वीं शताब्दी में बिहार में, मिथिला में एक वाचस्पति मिश्र नाम के नैयायिक थे, टीकाकार। उन्होंने टीका लिखी थी जो मंडन मिश्र का ब्रह्म सूत्र की उनकी जो व्याख्या थी, उस पर आदि शंकराचार्य ने व्याख्या लिखी थी। तो उस व्याख्या को अब धीरे धीरे उसको सहज बनाने के लिए, जैसे आप अभी अगर भामती टीका पढ़ना चाहें तो वो अंग्रेजी या हिंदी में उसकी व्याख्या टीका होगी। उस समय सहज संस्कृत में उसकी होनी थी। तो उसके लिए आदि शंकराचार्य के 7वें पीढ़ी के शंकराचार्य उसको कलादी मठ केरल से लेकर मिथिला आए और उन्होंने वाचस्पति मिश्र को वो पुस्तक दी कि आप इसकी टीका कर दीजिए। तो वो उसी समय अपनी पत्नी भामती को विवाह करके डौना करके लाए थे और टीका करने जो बैठे तो 18 वर्ष लग गए उनको टीका करने में। और उनकी पत्नी वहाँ से कहीं नहीं गई, उनको खिलाती पिलाती, दिया जलाती। पहले तो कोई बिजली नहीं था, दिया जला रही थी, दिया जलाती, उसमें तेल डालती, बाती उसकाती। 18 साल बिता दिए उन्होंने। जब 18 साल के बाद वो टीका समाप्त हुई और वाचस्पति मिश्र संतुष्ट हुए, तो उन्होंने सिर उठा के देखा तो देखा कि एक वृद्धा स्त्री है मेरे सामने। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन है, आपको मैं नहीं पहचान रहा हूँ। तो वो बेचारी रोने लगी, बोली कि मैं तो आपकी पत्नी हूँ, इतने वर्षों से आपकी सेवा कर रही हूँ। उनको याद आया। तो देखिए, एक तो एक पत्नी की साधना थी वो टीका लिखने में, और दूसरी उस पति का विशेष ये योगदान था कि उन्होंने कहा तो आप रो क्यों रही हैं? पत्नी ने कहा इसलिए कि मैं वृद्धा हो गई, अब आपके कुल की परंपरा आगे नहीं ले जा सकूंगी, मतलब संतान नहीं होगा मुझे। वाचस्पति मिश्र ने कहा कि संतान पीढ़ी कई कुल तक रहता है, बहुत कम दिन तक, लेकिन आपको ऐसी संतान में दूंगा जो युग युगों तक याद किया जाएगा। वो क्या है? तो इस टीका का नाम उन्होंने भामती टीका रख दिया। तो उस भामती टीका नाम देना एक बहुत बड़ी बात हो गई ना, कि एक पत्नी अपने पति की सेवा कर रही, जो कि आमतौर पर करती थी, मगर एक पति उसको ये श्रेय देता है कि अपने जीवन का सारा काम का नाम उनको दे देता है। तो उनको ये अच्छा लगा, इसने मेरे हृदय को छुआ और मैंने इस कहानी को लिखा ताकि पूरे भारत के लोग जाने कि मिथिला में किस तरह के इतने विद्वान, जिनको सब जानता है फिलॉसफी वाला, वो कैसे थे। उन्होंने, इसीलिए मैंने भामती नाम रखा उसका। उषा किरण खान अत्यंत सहज प्रकृति की महिला है और थोड़ी उम्र का फासला होने के बावजूद मैं यह दावा कर सकती हूँ कि मैं उनके बहुत ही निकट सहचरी, सखी सहेली में से हूँ। कभी भी उन्होंने अपने बड़प्पन का एहसास हम लोगों को नहीं होने दिया, जबकि आज वो पद्मश्री से सम्मानित हुई हैं भारत सरकार के द्वारा। लेकिन उनमें, उनके हाव भाव में, उनके विचारों में, उनके बातचीत में जिस तरह से मिलती हैं हमसे, उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ। जहाँ तहाँ उनके सम्मान में समारोह किए जा रहे हैं। वो बहुत ही सहज हैं और बहुत ज़्यादा स्नेह अपने साथ के जो हम महिला मित्र हैं, उनके मित्र मंडली, उन पर बहुत स्नेह उड़ेलती हैं। और हम भी उनके साथ तरह तरह की बातें करते हैं, कभी अंतरंग क्षणों में अपनी बीती, कभी जग बीती, हम लोग बातें करते हैं और बहुत अच्छा लगता है उनसे बातचीत करना। उषा किरण खान ने समाज के उस हिस्से को अपने लेखन में झंझोरा जो पाठकों के मन से दूर था। समाज और पाठकों के बीच की नजदीकियां बढ़ाई अपने कविताओं के जरिए। 5 बरस में स्वर्ग बनेगा भारत सारा का सारा, आए जन जन से नारा। तो उस नारा और उस मैंने स्वतंत्रता जो प्राप्ति हमें हुई थी, उसका जो तुरंत का उन्मेष था,
वो हम लोगों के अंदर था। जैसे हम लोग अगर मान लीजिए कोई गाना गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, तो तिरंगा में रंग करके साड़ी या कुछ भी पहन रहे हैं। इस तरह का हम लोग का उन्मेष था। तो बचपन हमारा सामान्य बच्चे जैसा जरूर बीता, लेकिन मैं आज के बच्चों को जो देखती हूँ इसके अनुसार, इसके बनिस्पत हमारा बचपन ऐसा बीता कि हम लोगों को देश प्रेम, भाषा प्रेम, स्थान प्रेम ये सब बहुत ज़्यादा था। भारतीयता प्रेम उस समय था और तब उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। तो हमारा बचपन इसलिए उस तरह से बहुत अच्छा बीता। मैं ये देखती हूँ कि अक्सर व्यक्तिगत बातें करते करते वो सामाजिक चिंता में भी हमेशा ही लीन हो जाती हैं, और समाज में जो ढांचा बना हुआ है जिससे कि महिलाओं को बहुत विकास करने का मौका नहीं मिल रहा है, लड़कियों को किस किस तरह की बाधाएं सामने आती हैं, जो पढ़ना चाहती हैं, बढ़ना चाहती हैं, इस सब तरह की चिंता का प्रसंग वो छेड़ देती हैं। और तब हम लोग एक सामान्य स्थिति में आकर के और इन बातों पर विशद बात करते हैं। हमारे महिला अध्ययन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है महिलाओं का संघर्ष और उनका अपना अनुभव, अपने जीवन का जो अनुभव है। तो उषा किरण खान की जो जिंदगी है, उनकी जो कृतियाँ हैं, वो महिला अध्ययन कोर्स के लिए एक बहुत बड़े स्रोत के रूप में हम देखते हैं। और उनकी जितनी भी कृतियाँ हैं लगभग सभी का हमने एक नारीवादी विवेचना करके रखी हुई है। सीधा सच्चा मन, सीधा सच्चा व्यवहार, सीधा सच्चा रहन सहन और साथ में उच्च विचार, समाज पर पैनी गहन नजर, शब्दों से जनजीवन को आंकने की काबिलियत, यही है उषा किरण जी। मेरे पसंदीदा लेखक नागार्जुन की पीढ़ी के अज्ञेय हैं। नागार्जुन भी उनके विषय में कहते थे कि यदि तुमको गद्य लिखना हो तो तुम अज्ञेय का साहित्य पढ़ो। उनका साहित्य बहुत ही लाजवाब है, माने हिंदी में अभी तक उनको कोई नहीं छू पाया है। उषा किरण जी निरंतर लोगों में रचनात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने में जुड़ी है। वो कहती हैं कि लेखक बनने से पहले जरूरी है पाठक बनना। जैसे मान लीजिए हम बचपन से कुछ लिख रहे थे, लेकिन जब हमने ये डिसाइड किया कि मुझको सीरियसली गंभीरता पूर्वक कवि या लेखक बनना है, तो पढ़ाई की, पढ़ना पड़ता है। जब मैंने दुनिया कहाँ जा रही है, किस शैली में लिख रही है, क्या लिख रही है, या मेरे से पहले किसने क्या लिखा जिसमें मुझको जोड़ना है कुछ और, तो इसके लिए आपको विपुल साहित्य पढ़ना पड़ेगा। कम से कम हिंदी अगर लिखना है तो हिंदी का, मैथिली लिखना है तो मैथिली का तो जरूर पढ़ें। क्योंकि कोई भी तैयारी करने, जैसे मान लीजिए बचपन से अगर आप लिख रहे हैं, इंस्टिंक्ट है तो आप लिख रहे हैं, लेकिन जब आप डिसाइड करें कि हमको समाज के सामने जाना है लेखक बनके, तब उनको पढ़ना चाहिए, खूब विपुल साहित्य पढ़ना चाहिए। अगर आप हिंदी और मैथिली के लेखक हैं तो हिंदी और मैथिली पढ़ें। यदि आप दूसरे भाषाओं के भी लेखन को पढ़ना है तो उसका अनुदित साहित्य मिलता है। हो सकता है कि आप मलयाली और कन्नड़, तमिल, तेलुगु न जाने, लेकिन उसका अनुवाद तो मिलता है। और जब अनुवाद मिलता है तो अनुवाद अगर आप पढ़ते जाएं, इसी से बात बन जाती है। अंग्रेजी भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि भारत में तो अंग्रेजी भी एक भाषा है। इसीलिए पढ़ना खूब चाहिए लेखकों को, आज के बच्चों को। मैं मुख्य रूप से उन्हें 3 रूपों में जानता हूँ। प्रथम, वह इस महाविद्यालय पटना कॉलेज की छात्रा रही हैं, यशस्वी छात्रा रही हैं, और अभी हाल ही में जब उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया तो हमने कॉलेज में उनको आमंत्रित किया, उनको सम्मानित किया और कॉलेज ने उन पर गर्व महसूस किया। आज भी हम उन पर गर्व करते हैं। दूसरा उनका रूप जो मैं जानता हूँ, वह एक
प्रोफेसर का है, शिक्षा वेद का है। वह शिक्षिका रही हैं मगध विश्वविद्यालय में, और मैं उनको एक सफल लोकप्रिय शिक्षिका के रूप में जानता हूँ। तीसरा, उनको मैं एक अत्यंत ही संवेदनशील इंसान के रूप में जानता हूँ। मैं जब भी उनसे मिला, चाहे वह सार्वजनिक अवसर हो या उनके घर पर व्यक्तिगत संदर्भ हो, वह स्वाभाविक रूप से बहुत ही सम्मानपूर्वक दूसरे से मिलती हैं, स्नेहपूर्वक मिलती हैं। और मैं चूँकि उनसे छोटा हूँ थोड़ा, इसलिए हमें उनसे और उनके पति श्री रामचंद्र खान जी से हमेशा स्नेह प्राप्त हुआ है। लेखिका के रूप में उनकी ख्याति रही है, विशेषकर स्त्री मामलों पर वह लिखती रही हैं, और समाज के जो संवेदनशील मुद्दे हैं, खासकर महिलाओं से संबंधित उन मुद्दों को अपने साहित्य में लिखती रही हैं, और अपनी रचनाओं के माध्यम से वह अन्य लोगों तक अपनी भावना को पहुंचाती रही हैं और अत्यंत ही लोकप्रिय रही हैं। उनकी सृजनशीलता से यहाँ के नागरिक ही नहीं परिचित हैं, देश में जो उनको पढ़ते हैं वह भी परिचित हैं। उनका बहुत सम्मान है मेरे मन में व्यक्तिगत रूप से, और पटना कॉलेज प्राचार्य के रूप में मैंने हमेशा ये महसूस किया है कि इस कॉलेज के लिए, इस राज्य के लिए और समाज के लिए वो गौरव है। उषा जी समकालीन लेखकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, और ख़ास करके महिलाएं जब इस क्षेत्र में आई हुई हैं या जो रचनारत हैं, उन्हें उषा जी से सीखनी चाहिए बहुत सारी बातें, खास करके स्त्री अस्मिता को लेकर, स्त्री संघर्ष को लेकर, और पुरुष वर्चस्ववादी समाज की मानसिकता को तोड़ने के लिए उषा किरण खान जैसी रचनाकार हमारे लिए आज अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हो रही है। और इसीलिए उषा जी हैं हमारी गंगा गौरव। उषा किरण खान जैसी कवित्री को पाना किसी भी राज्य और देश के लिए गर्व की बात है। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।